प्राथमिकता। बुलेटिन में सबसे पहले बात समंदर के सिकंदर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नौसेना को समर्पित किया। यह भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जंगी जहाज है। पीएम मोदी ने कोचीन शिपयार्ड में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बने स्वदेशी अत्याधुनिक स्वचालित यंत्रों से युक्त विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का जलावतरण किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नए नौसैनिक ध्वज का भी अनावरण प्रधानमंत्री ने किया। भारतीय नौसेना का नया निशान छत्रपति शिवाजी की नौसेना के चिन्ह से प्रेरित है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सीएम पिनाराई विजयन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हिरकुमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत आज देश को समर्पित। समुद्री शक्ति में अब देश आगे। प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए यह भी कहा कि अब देश विकसित राज्यों की श्रेणी में आ रहा है। भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का यह सबसे बड़ा जंगी जहाज है। पीएम मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक स्वचालित यंत्रों से युक्त स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का आज जलावतरण किया, आज देश को सौंपा। ये तस्वीरें उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे और आईएनएस विक्रांत को नौसेना को सौंपा, देश को सौंपा। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। नया निशान, भारतीय नौसेना का नया निशान छत्रपति शिवाजी की नौसेना के चिन्ह से प्रेरित है। नया निशान दिखाई देगा आपको नौसैनिक ध्वज का जो आज प्रधानमंत्री ने अनावरण किया है, उस पर नया निशान है। और राजनाथ सिंह के साथ केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद भी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम पिनाराई विजयन भी मौजूद रहे, अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। 20,000 करोड़ की लागत से बना आईएनएस विक्रांत आज देश को समर्पित, देश को सौंपा गया। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसी एक सशक्त तस्वीर आज हम यहां देख रहे हैं। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी ने कोच्चि की जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला। मोदी ने विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एकजुट होने का आरोप लगाया। युवाओं की आकांक्षाओं की राह में अगर सबसे बड़ा कोई रोड़ा है, बहुत बड़ा रोड़ा है, तो वो रोड़ा है भ्रष्टाचार। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है, तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं।
केरल में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर बिना नाम लिए बिहार सरकार पर हमला बोला और कहा है कि कुछ लोग भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। इस पर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को कौन बचा रहा है, भ्रष्टाचारियों को कौन बचा सकता है। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को कोई नहीं बचा सकता। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि साफ है कि भ्रष्टाचारियों को कौन बचा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर भ्रष्टाचारियों को कोई नहीं बचा रहा तो बीजेपी के विधायकों और सांसदों पर छापेमारी क्यों नहीं हो रही। भ्रष्टाचारियों को कोई नहीं बचा रहा। बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम का पलटवार। जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से बताया गया कि पुलवामा में उगरगुंड नेवा में आतंकवादियों ने एक बाहरी मजदूर पर फायरिंग की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल शख्स को हॉस्पिटल भेज दिया है, जहां उसका इलाज जारी है। हालांकि हॉस्पिटल में उसकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर के पुलवामा में उगरगुंड नेवा में एक आतंकवादी ने गोलीबारी की। इस गोलीबारी में मजदूर मुनीरल इस्लाम, जिसके पिता का नाम अब्दुल करीम बताया गया है, वो घायल हो गया है। युवक पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी कर ली। कर्नाटक के श्री मुरुघ मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शरणारू पर मठ के स्कूल में पढ़ने वाली 2 नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न का आरोप है। कर्नाटक पुलिस ने शरणारू को गुरुवार को गिरफ्तार किया था। हालांकि सीने में दर्द की शिकायत के बाद शिवमूर्ति मुरुघ शरणारू जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इससे पहले शरणारू चित्रदुर्ग जिला जेल ले जाए गए। वहीं पुलिस शनिवार को ओपन कोर्ट में शरणारू को पुलिस रिमांड में लेने की मांग करेगी। बता दें कि शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू पर नाबालिगों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। पीड़ित लड़कियों ने न्याय की मांग करते हुए मैसूर में ओदा नदी एनजीओ से संपर्क किया था। उन्हें 26 अगस्त को मैसूर में बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया और उसी रात मुरुघा शरण समेत 5 के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। आम आदमी पार्टी के विधायक बलजिंदर कौर को उनके पति द्वारा थप्पड़ मारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। 10 जुलाई को शूट किए गए इस वीडियो में तलवंडी से 2 बार की विधायक को अपने पति सुखराज सिंह के साथ बहस करते हुए सुना जा सकता है। वीडियो में सुखराज सिंह अचानक उठने के बाद कौर को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जोड़े के पास खड़े कुछ लोग हस्तक्षेप भी करते हैं और सिंह को धक्का भी देते हैं। वीडियो में तलवंडी साबो से 2 बार की आप विधायक बलजिंदर कौर को एक बहस के दौरान अपने पति सुखराज सिंह के पास जाते देखा जा सकता है। उनके पति गुस्से में आकर अपनी सीट से उठकर थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों के पास में खड़े कुछ लोग बीच बचाव करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं और सिंह को दूर करने की कोशिश भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो देखिए टीवी स्क्रीन पर। सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के बजाय अब रोज उलझती जा रही है। इस मर्डर मिस्ट्री में हर रोज नए किरदार की एंट्री हो रही है। क्या हिसार के फार्म हाउस में छिपा है सोनाली के मर्डर का राज? देखिए ये रिपोर्ट। सोनाली की मर्डर मिस्ट्री में कितने किरदार? अगर सीबीआई जांच नहीं हुई, खापे एंट्री करना शुरू करेंगी, क्योंकि इंसाफ चाहिए थी इस चीज़ का। तो ये प्रॉपर्टी लीज पे सुधीर सांगवान अपने नाम करा रहा था।
खास तौर से सुधीर सांगवान के ऊपर जिस तरह से परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि प्रॉपर्टी के लालच में किया है, तो उसी तरह से आप ऊपर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये प्रॉपर्टी जो है करोड़ों की है, क्योंकि ये फार्म हाउस काफ़ी बड़ा है। ये इन्वेस्टिगेशन जैसा जैसा प्रोग्रेस होगा आपको बताऊंगा। फार्म हाउस पे जाकर उनके परिजनों के बयान लिखे और वहाँ की जो चेकिंग वगैरह की है। हिसार में प्लानिंग, गोवा में मर्डर। प्रॉपर्टी की चोरी में कितने पे? ये इस तरह के हट यहाँ पर बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे हट यहाँ पर बनाए गए हैं, और इन्हीं हट का लालच और इस प्रॉपर्टी का लालच सुधीर सांगवान को था। फार्म हाउस में छिपा है साजिश का सच। कई ऐसी प्रॉपर्टी, चाहे वो उसकी संत नगर में बिल्डिंग हो या फिर दूसरे प्लॉट से हो, क्योंकि इन सब प्रॉपर्टी की जानकारी सिर्फ सुधीर सांगवान को थी। गुरुग्राम टू गोवा वाया हिसार की पहेली। 2022 से उन्होंने यहाँ पे किराए पे लिया था ये फ्लैट, और उनके साथ में मैं मुख्य तो सुधीर ही रहता था, उसके साथ एक उनका PSO भी आता था। करोड़ों की प्रॉपर्टी पर सीडी का सीधा लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोल रहे हैं। एक सुकून मिलता है यहाँ करके। बात कई स्वागत दी जा रही है उनके लोगों को, कई स्वागत आज दी जाएगी विधानसभा के लोगों को। विभिन्न स्वागत देने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश को कमी रखी नहीं है। आपके एमएलए साहब सारे मामले जो मांगते हैं वो सब मांगे पूरी होती है। रामदेवरा का भी मुझे कहा गया जब 500 लड़के हैं हो गई है, 500 लड़के हो गए स्कूल के अंदर, तो मैंने घोषणा कर दी है जब 500 होगी वहाँ कॉलेज बना दी जाएगी। अगले साल से यहाँ कॉलेज शुरू हो जाएगी लड़कियों की कॉलेज। लड़कियां को संख्या 500 क्रॉस कर गई है, तो मुझे खुशी है कि यहाँ के लोगों ने गर्ल्स एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया है। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि लड़कियों को पढ़ाना आवश्यक है जीवन के अंदर। तो मुझे खुशी है कि राजस्थान भर में माहौल बन गया है। लगभग 100 कॉलेज खोल दिए लड़कियों के, हम लोगों ने 95-94 खोल दी है। तो लगातार ये जो सरकार की नीति है उसके अकॉर्डिंग टू रामदेवरा के अंदर 500 और 600 लड़कियों के बीच में लड़कियों की संख्या हो गई है। अगले पीरियड के अंदर इसको भी खोल दिया जाएगा। पोखरण को जिला बनाने की कई बार कवायद चालू हुई थी, क्या लगता है इस बार इस सरकार में पोखरण को जिला बनने की कवायद पूरी होगी? पानी में ओलंपिक खेल रिकॉर्ड बना रहे हैं सर, शानदार मुहिम ओलंपिक। देखिए यहाँ पर इस बार जो बसें बाहर जा रही है टैक्स माफ कर दिया उनका, 2 करोड़ रुपए लोग बहुत खुश हैं। 2 करोड़ रुपए विकास के लिए, 2 करोड़ रुपए विकास के दिए गए हैं। तो ये मेला जो बढ़ता है मैं समझता हूँ कि स्वागत लेके आता है, और आप सब लोग जो यहाँ उत्साह के साथ में मिलते मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी शुभकामनाएं। रामदेवरा पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब मंदिर में दर्शन करते हुए। ये 2 तस्वीरें, दूसरी तस्वीर जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे, और पहली तस्वीर रामदेवरा में एक मंदिर में दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे। यूपी के गाजीपुर जिले के सेवराई तहसील अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अठहठा में बुधवार को नाव पलटने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। डूबे हुए 7 लोगों के शव बरामद होने के बाद सभी शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया। गुरुवार की रात गाजीपुर के शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। मौके पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक रोहन टी बोत्रे और ADM सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि बुधवार को जिले के सेवराई तहसील में नाव पलट गई थी। इस दौरान 7 लोगों की मौत हो गई थी। ग्राम प्रधान और नाविक राजू निषाद से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल पर पहुंचकर हादसे की जानकारी दी। नाविक ने बताया कि नाव अच्छी स्थिति में थी। 2 नाविक नाव को चला रहे थे। नाव में कुल 16 से 17 लोग सवार थे, इसमें से 3 बच्चे थे। नाव किनारे से लगभग 50 फीट की दूरी पर पहुंची ही थी कि नदी में सांप दिखाई दिया। इसे देखकर नाव पर सवार लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान नाव में सवार एक व्यक्ति नदी में कूद गया। एक व्यक्ति के नदी में कूदने और नाव में अफरा तफरी मचने से नाव
असंतुलित होकर पानी में डूब गई। जिला प्रशासन और स्थानीय गोताखोरों के माध्यम से नाव पर सवार सभी लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। 2 लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें अस्पताल भेजा गया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। गुरुवार को स्थानीय गोताखोर, फ्लड पीएसी, एनडीआरएफ की टीम ने सघन अभियान चलाकर 5 लोगों के शव बरामद कर लिए। नदी में डूबे 7 व्यक्तियों के शवों का जिला मुख्यालय पर पोस्टमार्टम किया गया। सरकार की ओर से मृतकों के परिवार को 4 लाख की आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जा रही है। सीरिया में ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजरायल ने अटैक किया है। इजरायल ने ईरानी विमान को निशाना बनाते हुए सीरिया के 2 एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक कर दी। वहीं सीरिया की सेना ने भी इजरायल की कई मिसाइलें गिराने का दावा किया। वहीं ईरान ने अमेरिका के ड्रोन चुराने की कोशिश की है। 5वां बेड़ा ईरान के नजदीक पहुंच गया है। पहला हमला अलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा हमला दमिश्क एयरपोर्ट। इजराइल ने दागी सीरिया पर मिसाइल। एक और वार का रेड अलर्ट। ईरान वर्सेस इजराइल की टक्कर तय। सीरिया पर हमले से काउंटडाउन शुरू। अब की बार ईरान को अमेरिका नहीं छोड़ेगा। मिडिल ईस्ट खौल रहा है। घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। सालों से उबलते ईरान इजराइल के रिश्ते तल्खी के उस दौर में पहुंच गए हैं जहां टॉक टेबल की जरूरत नहीं, बम बारूद से बातें हो रही हैं। ईरान के खिलाफ इजराइल 24/7 कमर कस चुका है। इजराइल की सेना कहीं भी कभी भी वाले मोड में है। उधर ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड अपने हथियारों को धार दे रहे हैं। इजराइल, ईरान एक दूसरे के जानी दुश्मन है और बीच में है अमेरिका, जिसने ईरान पर प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी है। ईरान अमेरिका के रिश्तों की तफसील आपको आगे बताएंगे। फिलहाल ईरान इजराइल के बीच दर के रिश्तों को समझ लीजिए, क्योंकि ये दोनों रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध के मुहाने तक पहुंच चुके हैं। इजराइल ने ईरान के विमान को निशाना बनाते हुए सीरिया के 2 एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक कर दी है। कहा जा रहा है कि ईरानी विमान मिसाइल और हथियार से लैस था। इजराइल ने सीरिया के अलेप्पो और दमिश्क एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया है। सीरिया की मीडिया के मुताबिक इजराइल ने 1 घंटे के भीतर 2 एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक की। ईरान की मीडिया ने दावा किया है कि ईरान के विमान को लैंड करने से रोकने के लिए इजराइल ने अलेप्पो एयरपोर्ट को निशाना बनाया। सीरिया मीडिया में रिपोर्ट चल रही है कि इजराइल के हमले से एयरपोर्ट पर काफी नुकसान हुआ है। हमले के दौरान एयरपोर्ट पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था और मिसाइल को रोकने की कोशिश भी की गई। कहा जा रहा है कि इजराइल ने हफ्ते भर से कम समय में ये दूसरी बार एयर स्ट्राइक की है। इससे पहले उसने अलेप्पो के दक्षिण पश्चिम में मास्याफ में सीरिया के वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र पर बम बरसाए थे। सैटेलाइट तस्वीरों में एयर स्ट्राइक के कारण इस इलाके में भारी तबाही देखी गई थी। असल में बीते सालों में अलेप्पो के पास कई बार इजरायली हवाई हमले हुए। इसके पहले 14 अगस्त को भी इजराइल ने राजधानी दमिश्क और टाटस के पास हवाई हमला किया था। जुलाई 2022 में भी इजराइल ने किया था हमला। 2019 में भी इजराइल ने अलेप्पो के हवाई अड्डे को निशाना बनाया था। सवाल है, सीरिया पर इजराइल के हमले से ईरान इजराइल के बीच युद्ध कैसे भड़क सकता है? इजराइल अरब देशों के बीच बसा एक बहुत छोटा देश है, जिसकी सुरक्षा शक्ति ही उसके अस्तित्व की गारंटी है। ईरान, सीरिया, लेबनान, इन सारे देशों को इजराइल फूटी आंखों नहीं सुहाता। लिहाजा इजराइल के खिलाफ ईरान के नेतृत्व में ये देश साजिशें करते रहते हैं। इजराइल को अपनी उत्तरी सीमा पर ईरानी घुसपैठ का डर बना हुआ है। इसके चलते इजराइल ईरान के बेस और लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करता रहता है। यहाँ संगठन हिजबुल्लाह के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने 1982 में हिजबुल्लाह की स्थापना की थी। इसका मकसद लेबनान में घुसे इजरायली लोगों को मारना था। हिजबुल्लाह का अर्थ ईश्वर का दल होता है। ये लेबनान के शिया मुसलमानों का संगठन और राजनीतिक पार्टी भी है। ये संगठन ईरान के शिया मुसलमानों के सिद्धांतों पर चलता है। इसका प्रभाव लेबनान में भी है और सीरिया में भी है। लेकिन दिक्कत यह है कि इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका, और इस हालात में मिडिल ईस्ट की सारी भौगोलिक सीमा अमेरिका की शक्ति के सामने
कुछ कर पाने में असमर्थ हो जाती है। ईरान ने इस इलाके में गठजोड़ कर रखा है, लेकिन दिक्कत यह है कि इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका और इस हालात में मिडिल ईस्ट की सारी भौगोलिक सीमा अमेरिका की शक्ति के सामने कुछ कर पाने में असमर्थ हो जाती है। इसलिए रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सीरिया में एयर स्ट्राइक करने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से इजराइल के प्रधानमंत्री यार लेपिड ने फोन पर बात की थी। हालांकि ये बहुत असामान्य घटना नहीं है। ईरान अमेरिका के हितों का बहुत बड़ा दुश्मन है और हाल के दिनों में दोनों के बीच टकराव की रिपोर्ट्स आती रही हैं। अभी ताजा घटनाक्रम देखिए। अमेरिकी नौसेना ने ईरान के एक जहाज को फारस की खाड़ी में अपने एक समुद्री ड्रोन पर कब्जा करने से रोक दिया। ईरान का जहाज अमेरिका के इस ड्रोन को चुराने की कोशिश कर रहा था। इस बीच अमेरिका की नौसेना ने उसके इस चाल को भांप लिया और अपने युद्धपोतों को भेज ईरानी जहाज को खदेड़ दिया। ये घटना ईरान से सटे फारस की खाड़ी की बताई जा रही है। फारस की खाड़ी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा आयात रूट की शुरुआत मानी जाती है। इसके एक किनारे पर ईरान तो दूसरे किनारे पर इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे तेल और गैस से भरपूर खाड़ी देश हैं। यही कारण है कि अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा इस इलाके में हमेशा गश्त करते रहता है। जिस ड्रोन को ईरान ने चुराने की कोशिश की उसका नाम है सेल्ड्रोन एक्सप्लोरर। इस ड्रोन को अमेरिका की नौसेना का 5वां बेड़ा संचालित करता है। ईरान की नौसेना का सपोर्ट वेसल शाहिद बाजियार ने इस ड्रोन पर कब्जा करने की कोशिश की। लगभग 4 घंटों तक एक दूसरे का पीछा करने के बाद ईरान के सपोर्ट वेसल ने अमेरिकी सरफेस वेसल को छोड़ दिया और उस इलाके के दूर चला गया। तो हालात ऐसे हैं कि ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए हर जतन कर रहा है और अमेरिका ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम के बहाने बर्बाद करने की हर कोशिश में लगा है। इस बीच इजराइल है जिसका रक्षा कवच शायद उसे बार बार बम गिराने के लिए मजबूर कर सके। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इन दिनों हाथी महोत्सव चल रहा है। हाथी महोत्सव में 1 साल की हथिनी गायत्री का नटखट अंदाज पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। महोत्सव में पहुंचने वाले पर्यटक और बच्चे गायत्री हथिनी की अदाओं का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। तकरीबन 1 साल उम्र की गायत्री हथिनी बांधवगढ़ के मशहूर हथिनी अनारकली की 8वीं संतान है, जो पहली बार अपनी मां के साथ हाथी महोत्सव में शामिल हुई है और अपनी नटखट अदाओं से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इंदौर जिले को सबसे विकसित होने का दावा किया जाता है, लेकिन यहां के विकास की तस्वीर की पोल महू के छापरिया गांव ने खोल दी। गांव में बारिश की वजह से नदी में कमर भर पानी के बीच लोग शव ले जाने को मजबूर हैं। मुक्तिधाम तक शव ले जाने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नदी पर पुलिया नहीं होने की वजह से हर साल बरसात के मौसम में लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है। ये इलाका पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में आता है। लोगों के मुताबिक इस नदी पर कई बार पुलिया की मांग प्रशासन से लेकर मंत्री तक की गई, लेकिन आज तक पुलिया नहीं बनी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।